सोशल मीडिया पे एक सब्जेक्ट पे काफ़ी ज़ोरदार बहस हो रही है। वो ये है कि चूँकि स्टॉक मार्केट अपने पीक लेवल पे है और इसके कारण इक्विटी स्कीम्स में काफ़ी इन्फ्लो हो रहे हैं और इस इन्फ्लो होने के कारण जो रेस्पेक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, उनको फंड को मैनेज करना या अपने इन्वेस्टर्स के लिए विनिंग स्टॉक को ढूँढना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो उनका कहना है कि हो सकता है कि जिस तरह से कैश इनफ्लो हो रहा है म्यूचुअल फंड में इक्विटी खासकर इक्विटी स्कीम में, शायद परफॉर्मेंस डिफरेंट सेगमेंट्स का कम हो जाए। हालांकि ये लॉजिकल लगता है सुनने में कि निश्चित रूप से कैश इनफ्लो अधिक हो रहे हैं तो फंड मैनेजर को स्टॉक ढूंढने में, विनिंग स्टॉक ढूंढने में दिक्कतें तो होती ही होंगी और यदि वो ढूंढ नहीं पाएंगे तो नेचुरली उनका एनएवी कम होगा और रिटर्न पर भी इम्पैक्ट आएगा। इसी बात पे वैल्यू रिसर्च ने एक रिसर्च किया हुआ है कि क्या यदि फंड साइज बढ़ता है तो उसके परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है। इस बिंदु पर उन्होंने एक रिसर्च किया हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की कि क्या एसेट साइज से उसके परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब परफॉर्मेंस रिस्क क्या है, और दूसरी बात ये करेंगे कि क्या एसेट साइज कम या अधिक होने से परफॉर्मेंस रिस्क के अलावे कोई और भी रिस्क इन्वॉल्व है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसे कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, वैल्यू रिसर्च ने इस एनालिसिस में 3 बिंदुओं को ध्यान में रखा है। सबसे पहला, इन्होंने अपने रिसर्च एनालिसिस के एम्बिट में 3 ही सेगमेंट को लिया है, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इन्होंने परफॉर्मेंस और एसेट साइड का जो रिलेशन निकाला है, इम्पैक्ट देखा है, वो क्वार्टरली डाटा के बेसिस पे है। और इस एनालिसिस के परव्यू में वही फंड्स हैं जिनका जो पहले 3 साल पहले जिनका टाइम पूरा हो गया, मतलब कम से कम 3 साल पुराने फंड हैं, उसी फंड को इस एनालिसिस के परव्यू में उन्होंने लाया है। तो जब हम बात करेंगे एसेट साइज का इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस, तो हम बात करते हैं कोरिलेशन वाइज। और कोरिलेशन की बातें जब भी आती हैं तो हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि कोरिलेशन का मतलब और वो कितने तरह का होता है। कोरिलेशन मीन्स आपस 2 फैक्टर में आपस का संबंध, और ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन मीन्स no impact of asset size on the performance of the fund. Negative correlation means increase in fund size, decrease in performance, and positive correlation means increase in fund size and increase in performance. उनके रिसर्च का जो डाटा आया हुआ है, उस डाटा के अनुसार हमने जैसे देखा, नो रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन का डाटा लिया हुआ है हमने। और यदि हम लार्ज कैप की बातें करें तो हम देखते हैं कि टोटल फंड्स में से 42% फंड ऐसे हैं जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एसेट साइज कम हो या अधिक हो, उसके परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। 12% फंड ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, मींस यदि एसेट साइज बढ़ता है तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होता है। और 46% फंड ऐसे हैं जिनमें नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब कि यदि एसेट का साइज बढ़ता है उस फंड का परफॉर्मेंस कम होता है। यही बातें यदि मिड कैप की करें तो मिड कैप में देखते हैं कि नो कोरिलेशन में 30% फंड है, पॉजिटिव कोरिलेशन में 9% फंड है और नेगेटिव कोरिलेशन में 61% है। और यही बातें यदि स्मॉल कैप की करें तो हम देखते हैं कि नो कोरिलेशन में 24% फंड है, पॉजिटिव कोरिलेशन में भी 24% फंड है और नेगेटिव कोरिलेशन में 52% फंड है। अब यदि इसको एक साथ यदि देखें तो कई बातें सामने आती हैं। यदि आपने सोचा है कि लार्ज कैप में आपको इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है और आप चाहते हैं कि आपको बेहतर रिटर्न मिले, बिकॉज एसेट साइज तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कम तो होने का चांस है नहीं, एसेट साइज तो नॉर्मली बढ़ते ही रहते हैं। तो आपको ये ढूंढना है कि पॉजिटिव कोरिलेशन वाले 12% फंड ही हैं। यदि 100 फंड लार्ज कैप में हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा टॉप 12 फंड्स, उस तरह के फंड
जिनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन यदि आपने 40 और देखें इसमें इंटरेस्टिंग चीज कि निगेटिव कोरिलेशन वाले 46% फंड है, मतलब 100 में से 46 फंड ऐसे हैं जिनका फंड साइज बढ़ेगा, इसका परफॉर्मेंस कम होगा, और 42 फंड ऐसे हैं जिनका कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब लार्ज कैप में यदि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम ये 44% फंड जो हैं, 42 नो कोरिलेशन का, पॉजिटिव कोरिलेशन का 12%, ये 54% वाले फंड जो हैं हम उसी में इन्वेस्ट करें। यदि आपने 46% में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि एसेट साइज तो नॉर्मल कोर्स में ऐसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस कम होगा। लेकिन यही बातें यदि मिड कैप ही करें तो मिड कैप में हमें शॉर्टलिस्ट करना थोड़ा और डिफिकल्ट है। इट इज बिकॉज देयर इज ओनली 39% फंड। 30% फंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9% फंड ही ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब एसेट साइज बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि यदि मिड कैप सेगमेंट में हमें इन्वेस्ट करना हो तो कम से कम हमें 39% वो जो फंड है उसी को शॉर्टलिस्ट करें कि जिसमें कम से कम यदि पॉजिटिव कोरिलेशन ना हो तो नो कोरिलेशन वाले फंड हम शॉर्टलिस्ट कर सके। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और स्मॉल कैप फंड में यही 48% फंड है। इसका मतलब 48% फंड को हमें शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं कि हमें निगेटिव कोरिलेशन ना मिले। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की बातें करें तो हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक संभावनाएं, 61% संभावनाएं आपको सबसे अधिक निगेटिव कोरिलेशन मिड कैप में है, उसके बाद स्मॉल कैप में है और उसके बाद लार्ज कैप में है। इसका मतलब कि इन तीनों सेगमेंट के कंपैरिजन में यदि अधिक चांसेस हैं हमें निगेटिव कोरिलेशन वाले फंड मिलने की, शॉर्टलिस्ट करने की, तो सबसे अधिक संभावनाएं 61% मिड कैप में है, स्मॉल कैप इज ऑन सेकेंड पोजिशन 52% है और लार्ज कैप में 46% है। ये इस एनालिसिस का पर्पस केवल एक ही है कि जब आप फंड को शॉर्टलिस्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें फंड जो शॉर्टलिस्ट करने हैं एक्टिव मैनेज्ड फंड में वो कम से कम 54% लार्ज कैप जो टॉप 54% है उसमें करें, मिड कैप में 39% फंड को शॉर्टलिस्ट करना है और स्मॉल कैप में 48% यदि आप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं इट्स बेटर, अदरवाइज यू गो फॉर पैसिव मैनेज्ड फंड। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की, जो मैंने कहा था कि क्या एसेट साइज बढ़ने से परफॉर्मेंस रिस्क के अलावा कोई और भी ऐसा रिस्क है जो इसमें इन्वॉल्व है। फ्रेंड्स, है दैट रिस्क इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि दो फंड हैं जिनका परफॉर्मेंस बराबर है। एक फंड का एसेट साइज 100 करोड़ है और दूसरे फंड का एसेट साइज 1000 करोड़ है। और एक इन्वेस्टर है जिनमें 15-15 करोड़ दोनों फंड में पैसे लगाए हुए हैं, मतलब जिसमें 100 करोड़ है उसमें उसका 15% स्टेक है और जिसमें 1000 करोड़ है उसका 1.5% स्टेक है। दोनों का परफॉर्मेंस बराबर। हमें यह सोचना है कि हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन सा फंड शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। अब फ्रेंड, इसमें लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि यदि वो इन्वेस्टर जिसका 15 करोड़ 100 करोड़ वाले एसेट साइज में इन्वॉल्व है और यदि वो पूरे पैसे रिडीम कर लेते हैं एक साथ, तो चूंकि उनका एसेट साइज 100 करोड़ ही है तो निश्चित रूप से उनका कैश होल्डिंग रिटेंशन लिमिट भी काफी कम होगी। और यदि वो 15 करोड़ एक साथ निकालेंगे तो अधिक संभावना है कि जो भी स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में है उसको औने पौने दाम में विदाउट कीपिंग इन व्यू द एनी टाइम, उनको चूंकि रिडेम्पशंस को ऑनर करना है तो वो उनको औने पौने दाम में बेचेंगे। सो उसमें संभावना है कि परफॉर्मेंस अचानक कम हो सकता है। यही बातें यदि दूसरे फंड की करें जिसमें 1000 करोड़ है उसमें ही 15 करोड़ वो रिडीम करता है तो उनका 1.5% ही है। इसमें संभावनाएं, चूंकि ये बड़ा साइज का फंड है जिनका कैश रिटेंशन लिमिट भी अधिक होगी, इसमें संभावनाएं हैं कि जितना एनएवी नीचे आया 100 करोड़ वाले फंड का, उतनी एनएवी शायद 1000 करोड़ वाले फंड की नहीं होनी चाहिए। कंक्लूडिंग पॉइंट, बॉटम ऑफ दिस डिस्कशन इज कि यदि परफॉर्मेंस बराबर हो और एसेट साइज अलग अलग हो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए
जब फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं कि हमें बड़े एसेट साइज वाले को सिलेक्ट करना चाहिए। हालांकि ये लिक्विडिटी रिस्क का मामला अभी तक 4-5 साल पहले एक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 5-6 अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड में आया था। इसके अलावा शायद और किसी फंड में ये प्रॉब्लम्स नहीं आया है, लेकिन संभावनाएं तो इसकी हैं ही। और अंतिम बात जो मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि ये हमारा परसेप्शन से, ये हमारे निर्णय हैं। आपको निर्णय लेने के लिए पहले आपको अपना परसेप्शन, अपना टेम्परामेंट को देखना पड़ेगा। इसलिए इंडिविजुअल का डिसीजन हमेशा फाइनल होता है और यहां भी आपका निर्णय अंतिम निर्णय